Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, India is one of the fastest growing economies in the world. But it has one major weakness. What is it? It depends heavily on imports for energy, especially crude oil. Crude oil, आप सबको पता है कि crude oil is a natural resource and it is extracted from the earth and it is used to make petrol, diesel, LPG, plastics. So without crude oil, modern economy simply cannot function. Now, India imports 85 to 87%, 85 to 87% of its crude oil. This means that we buy most of it from other countries. Now, imagine a situation where there is a conflict in oil producing regions like West Asia. तो अब क्या होगा? अब वो तो चल ही रहा है ना? तो अब इसके चलते हमारे यहाँ पे सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, राइट? सो अब इससे इंडिया को कैसे अफेक्ट होगा, राइट? तो रिसेंटली हुआ क्या है? इंडियन रुपी इंडियन रुपी weakened and touched around 95 rupees, 95 per dollar. So let's understand this. When we say 95 per dollar, it means India has to pay 95 rupees to buy $1. Okay. So since oil is traded in dollars globally, if the rupee becomes weaker, then what will happen? India has to pay more money for the same oil. समझ रहे हो आप? तो एक ही क्योंकि क्योंकि जो रुपी है उसकी वैल्यू गिर रही है डॉलर के अगेंस्ट में, तो इंडिया को अब ऑयल खरीदने के लिए, सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. तो दिस इंक्रीजेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड करेंसी डिप्रिसिएशन. करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ अ करेंसीज फॉल, when it falls compared to another country. So even if oil prices remain the same globally, India still pays more if the rupee is weak. तो अगर ग्लोबल प्राइस ऑयल का सेम है तब भी इंडिया को ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में वीक है. ओके अब इसमें एक कॉमन टर्म बोला गया है इन्फ्लेशन. रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या है? आपको पता है कि जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम. इट दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, है ना? तो पेट्रोल अगर एक्सपेंसिव होता है तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होगा. ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है तो वेजिटेबल्स विल ऑल्सो बी एक्सपेंसिव एंड दिस चेन रिएक्शन हैपन्स बिकॉज एनर्जी कॉस्ट अफेक्ट एवरीथिंग. तो जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन भी बढ़ता है. इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, right? Now, you might hear that India's GDP is growing at 8%. Now, that sounds good, right? But what is GDP? GDP stands for Gross Domestic Product. So, the value, it's a total value of all goods and services produced in a country in a given time. तो जितना भी हमारे कंट्री में एक गिवन टाइम पे सामान बनता है, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उन सबका जो वैल्यू है उसको जीडीपी कहते हैं. तो इट शोज हाउ बिग एंड एक्टिव एन इकोनॉमी इज. ज़्यादा जीडीपी की वैल्यू होती है तो ऑफकोर्स ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जीडीपी ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज मीन पीपल आर डूइंग वेल. वाई? बिकॉज जीडीपी मेजर्स प्रोडक्शन, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन. जीडीपी क्या मेजर करता है कि प्रोडक्शन कितना है, कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है. वो ये थोड़ी ना मेजर करता है कि ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं. This means the economy can grow, but benefits may not reach everyone equally. Right? So, what is happening as of now? Right now, India is facing a contradiction. On one side, GDP growth is strong. एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि GDP की ग्रोथ बढ़ रही है. Government spending is high. Infrastructure projects are also increasing. On the other hand, what we are seeing? Prices are rising. Household income growth is slow. Debt is increasing. कर्ज जो है वो भी increase हो रहा है. So the economy looks strong from the outside, but people may still pressure inside. They may still feel pressure inside. Okay. तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हेविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हेविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? So this is called, what is it called? It's called capex. Capital in capital expenditure.
कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स, जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, है ना? तो ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है ना, इस पे जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. So this kind of spending helps in long term growth. But here's the catch. While infrastructure improves the economy, it does not immediately increase people's income. So there can be a gap between economic growth and people's financial comfort. Okay. Another important term mentioned here is fiscal deficit. Okay. Fiscal deficit का मतलब क्या होता है? Difference between what the government is earning and what is it spending. So if the government spends more than it earns, it borrows money. And India is trying to reduce its fiscal deficit to about 4.3 of GDP. So why is this important? Because high, if India's keep on borrowing to cover the gap, then what will happen? It can lead to more debt. It can lead to higher interest payment. है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से हम हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है. राइट? ओके. तो अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज दैट इनकम इज नॉट राइजिंग एज फास्ट एज एक्सपेंसेस. So people are facing high fuel prices. People are facing expensive food, higher living cost. But their salaries are not increasing at the same speed. So what do people do? They borrow money. अब इससे हो क्या रहा है? हाउस होल्ड डेट इंक्रीज हो रहा है. हाउस होल्ड डेट मतलब हाउस होल्ड मतलब लोन्स टेकन बाय फैमिलीज. So this include home loans, car loans, credit card spending, and in India this has increased to about 41% of GDP. That means people are increasingly depending on loans to maintain their lifestyle. Now this situation is risky. Why is it risky? Because if prices keep in rising and jobs become uncertain, then people may struggle to repay those loans that they have borrowed. So what will happen? This can create a financial risk in the economy. ओके. अब देखो गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आता है. गवर्नमेंट के पास पैसे आता है टैक्स से. एक डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम पे डिपेंड करता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, और एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो जीएसटी पे डिपेंड करता है ना. जैसे हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मार्केट से, कुछ भी आप खरीदो तो उसमें जीएसटी लगता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसको हम इनकम टैक्स पे करते हैं. राइट. नाउ इंडिया इज इंक्रीजिंगली अर्निंग मोर फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस. This means government earnings depend more on how much people spend. But think carefully. If people reduce spending due to inflation, what happens? Government revenue also slow down. So the situation becomes sensitive to economic shocks. Okay. ऊपर से हम जो ऑयल है वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं. So when oil prices increase globally, import will increase, inflation will rise, and government spending will increase. Right? तो ये सारी सिचुएशन अपने आप में कनेक्टेड है. ऑल राइट. तो इस तरह से हमें जो सिचुएशन है हमें वो देखने को मिल रही है. ओके. सो people's income are not increasing enough, but they continue spending due to rising costs. So if inflation is high, incomes are not rising proportionately, then people may use savings or take loans to maintain their lifestyle. ओके. तो अब ऊपर से गवर्नमेंट के पास अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के पास भी फिजिकल डेफिसिट है, जो हमने कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था. तो अब इंडिया का जो डिपेंडेंसी है वो जीएसटी पे ज्यादा है. नाउ दिस सिस्टम वर्क्स वेल व्हेन द इकोनॉमी स्टेबल, बट पीपल आर स्पेंडिंग एक्टिवली. So during global shocks, when spending reduces, tax collection may also slow down, and this makes the system more sensitive to external events like oil price shock or geopolitical tensions. ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, इट में रिड्यूस टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल. For example, in the past, excise duties on fuel were reduced to provide relief to people. However, students, this also reduces government revenue significantly.
अब अगर टैक्स रिड्यूस करेगा तो गवर्नमेंट का खुद का रेवेन्यू भी तो कम होगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट में हैव टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज, जैसे फर्टिलाइजर या कुकिंग गैस पे सब्सिडी भी बढ़ानी है क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। So the government faces a difficult situation. On one hand, it wants to support people by reducing prices. On the other hand, it needs revenue to fund development projects. ओके तो अब ये जो प्रायोरिटीज हैं, इसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके सो अगर हम पूरी सिचुएशन को समराइज करें तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्लोबल टेंशन से ऑयल प्राइस हुआ है, and high oil prices lead to inflation reduces purchasing power of people, and reduced purchasing power affects consumption, and lower consumption affect businesses, और अगर बिजनेस अगर रिड्यूस होगा तो उससे एक्सपेंशन कम होगा, हायरिंग कम होगी, तो इससे ओवरऑल फिर जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगा। एट द सेम टाइम government tries to maintain growth through infrastructure spending, but it also faces pressure. So, what should India do in such a situation? Experts suggest that India should focus more on income led growth. This means increasing people's income so that consumption becomes sustainable. At the same time, what India needs to do that India needs to diversify its energy sources, such as increasing the use of renewable energy, जिससे हमारा imported oil पे जो dependency है वो reduce हो। Another step is to strengthen the tax system by increasing the share of direct taxes, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, सो टू कंक्लूड, इंडियाज इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग बट इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू ग्लोबल इवेंट्स। सो अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस इट हेल्प अस सी हाउ इंटरनेशनल developments affect our daily lives. Okay, so students, thank you for listening. I'll see you in the next episode. Till then, bye bye, take care.